एलोपैथी में उपचार करके एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसका कि साइनस ठीक हो गया हो, अस्थमा ठीक हो गया हो, ब्रोंकाइटिस ठीक हो गया हो, स्नीजिंग ठीक हो गया हो। वहां ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा ऑपरेशन और थोड़ी वो ड्रॉप्स बनाते हैं वो भी, तो वो ड्रॉप से कितनी देर खुलता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। और बार बार ड्रॉप डालने पर फिर बाद में ड्रॉप भी असर नहीं करता। एलोपैथी का इलाज लेकर के कोई ठीक होने वाला एक भी व्यक्ति मुझे दुनिया में नहीं मिला जो क्योर हो गया हो जिसका रोग। और आयुर्वेद का इलाज यदि ठीक से किया जाए तो एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो ठीक ना होता हो। ये बहुत बड़ा मूलभूत फर्क है। माने एलोपैथी में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति जो 100% ठीक हो गया हो, इसकी बीमारी क्योर हो गई हो। और आयुर्वेद में, योग में, इसमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ठीक नहीं हुआ हो। बस उसमें यदि ठीक नहीं हुआ है तो उसमें वैद्य की गलती है, रोगी की गलती है, या तो वैद्य ने ठीक से जो है उसको उपचार बताया नहीं है, और वैद्य ने बता दिया है तो रोगी ने ठीक से उसको फॉलो नहीं किया है। गड़बड़ी उसकी फॉलोअप की हो सकती है, गड़बड़ी जो है वैद्य के ज्ञान में हो सकती है, लेकिन ठीक से किया जाए तो ऐसे ही। ये मैंने वात, पित्त और कफ, ये 3 ही तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो 3 चीजों को समझना होगा। वैसे भी कोई भी रोगी आता है तो हमें देखना पड़ेगा इसमें वात दोष अधिक है, पित्त है कि कफ है। त्रिदोष की परीक्षा करने के बाद ही किसी का उपचार करना चाहिए, नहीं तो हमारा उपचार सटीक नहीं होगा, पूरा सफल नहीं होगा, उसमें यश नहीं मिलेगा। त्रिदोष की परीक्षा। तो कफ रोगों में, वात रोगों में और पित्त रोगों में कुछ मूलभूत चीजें हैं। देखो, ज्यादा कफ हो जाए तो मैंने बताया स्वासारी, त्रिकुटा, सितोप्लादी 20-20 ग्राम, प्रवाल, अभ्रक 5-5 ग्राम, इसमें आवश्यकता होने पर अमृता सती या गोदंती भी मिला सकते हैं। और मोती पिष्टी भी ज्यादा पित्त आदि की वृद्धि होने पर 2 से 4 ग्राम तक दे देते हैं, क्योंकि मोती पिष्टी बहुत महंगी हुआ करती तो लोगों ने उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। हमने ये सौभाग्य दिया इस देश को कि जो मोती पिष्टी 300 रुपए की ग्राम बिका करती थी वो हमने 30 रुपए की उपलब्ध कराई। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। और उससे ये तो मोती पिष्टी तो जो है हार्ट की बीमारी से लेकर के, हाइपरटेंशन से लेकर के, और पित्त रोग तो बहुत, एसिडिटी से लेकर के है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेकर के कितने रोगों में काम आती है। तो स्वर्ण वसंत मालती। फिर इसमें आवश्यकता होने पर पंचकोल देते हैं, स्वासारी क्वाथ पिलाते हैं, च्यवनप्राश खिलाते हैं, और फिर छोटी पिपली को दूध में उबाल के पिलाते हैं, दम्बेल का इस्तेमाल करा देते हैं, और बादाम, काली मिर्च, सौंठ का। माने ये कफ के लिए जो औषधियां हैं। और वैसे सामान्य रूप से कफ के लिए तुलसी है और गिलोय। गिलोय तो त्रिदोष के लिए सबसे अच्छी, मैं तो कहूंगा ये तो सबको दे देनी चाहिए। पेट साफ करने के लिए त्रिफला, और बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, त्रिदोषों के संतुलन के लिए गिलोय। जो भी रोगी आए बोले भाई सुबह उठ करके 1 गिलोय की गोली खा लिया कर, थोड़ी उम्र है तो, ज्यादा उम्र है तो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो बोले 2 गोली गिलोय की खा लिया कर उठते। ये 100% लोगों पर अनुकूलता मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या होता है, कई बार सब औषधियां सबको अनुकूल नहीं पड़ती, क्योंकि कोई वायु, कोई पित्त, कोई कफ शामक होती है, फिर जो एक का समन करती है तो दूसरा प्रॉब्लम भी होती है। तो जो पित्त को दूर करने वाली औषधियां, उनसे कफ बढ़ जाता है, उनसे वायु बढ़ जाता है। जो वायुनाशक और कफनाशक औषधियां, उनसे पित्त बढ़ जाता है, तो इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। लेकिन गिलोय क्योंकि त्रिदोष शामक है, त्रिदोष नाशक है, त्रिदोष का संतुलन करने वाली, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं आती। इसकी मात्रा अलग अलग होगी। छोटे बच्चे हैं तो 1/4 गोली, थोड़ी और बड़ी उम्र के बच्चे हैं तो आधी गोली। नहीं तो बच्चों को भी सर्दी, जुकाम, बुखार बहुत बार बार होता है, माँ बाप भी परेशान रहते हैं, जब देखो तभी बीमार पड़ा रहता है। बच्चों को 1/4 से लेकर के आधी, थोड़ी बड़ी उम्र वाले बच्चे हो गए 10-12 साल के तो 1 गोली, 18 साल के ऊपर वाले वो 2 गोली भी ले सकते हैं। अब बताइए, राम राज्य में ऐसा कहा जाता था कि किसी को बुखार भी नहीं होता था, तो जो गिलोय खाएंगे, मैं तो कहता हूं गिलोय, घृतकुमारी, ऐसी कुछ औषधियां भी यदि लोग रोज प्रयोग करना शुरू कर दें, आंवला,
तुलसी, कुछ औषधियों का रोज सेवन, तो गिलोय तो हर पेशेंट को बता दिया करो, आपका रोगी ठीक होगा। चाहे उसको ब्लड प्रेशर है, चाहे उसको शुगर है, चाहे उसको हार्ट की बीमारी है, चाहे मोटापा है, चाहे थायराइड है, चाहे उसको बार बार वो बीमार पड़ता है, इम्यून सिस्टम वीक है, चाहे उसको वात पित्त कफ कोई भी दोष बढ़ा हुआ है, त्रिदोषों का शमन करने वाली है ना। तो क्या होता है, किसी किसी को पीने में दिक्कत होती है, तो गिलोय की गोली इसलिए अपन ने बना दी है, जबरदस्त। तो त्रिदोष की चिकित्सा में एक तो अभी मैं कफ की बता रहा था, ऐसी वायु की चिकित्सा के लिए सबको पता होना चाहिए कि एलोवेरा, किसी को केवल एलोवेरा से, किसी को एलोवेरा, निर्गुंडी और पारिजात इनके रस से, किसी को मात्र हल्दी मेथी सूंठ से, किसी को मात्र हल्दी से, किसी को मात्र मेथी से, किसी को मात्र सूंठ से ही फायदा हो जाता है, किसी को तीनों को मिलाने से। हल्दी मेथी सूंठ ये हमने देश के करोड़ों लोगों को बताया और उसको करोड़ों लोगों ने आजमाया और अपने वात रोगों से, दर्द से छुटकारा पाया। ऐसी ये 3 रस और बताता हूं मैं, निर्गुंडी, पारिजात और एलोवेरा। ये 3 रस ऐसे हैं कि फिर किसी को वात रोग रह ही नहीं सकता, इतना अद्भुत है। औषधियों के तौर पर चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन और गुग्गुल में उसकी प्रकृति देख करके, उसकी पित्त प्रकृति है तो उसको गोक्षरादि गुग्गुल, उसको साथ में चमड़ी के रोग भी हैं, जोड़ों के दर्द के साथ तो सिंहनाद गुग्गल, और उसको जोड़ों के दर्द के साथ साथ कमर का भी दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो त्रयोदशांग गुग्गल। त्रयोदशांग गुग्गल माने जोड़ों के दर्द के साथ रीढ़ की हड्डी का भी दर्द है, उसको दर्द भी और साथ में पेशाब में जलन आदि भी रहती है, पित्त की प्रकृति है तो गोक्षुरादि गुग्गुल। तो गोक्षुरादि गुग्गुल वायु के साथ पित्त की प्रकृति है, उसको मूत्र रोग आदि भी है साथ में। चंद्र प्रभावटी भी ऐसी है, वो दोनों को ठीक करती है, इसलिए चंद्र प्रभावटी सभी को अनुकूल पड़ती है। जिनको जोड़ों में दर्द है, साथ में और भी दूसरी कोई प्रॉब्लम है, तो चंद्र प्रभावटी से उपद्रव पैदा नहीं होता। महायोगराज गुग्गुल है, उसमें भस्में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको देख करके देना पड़ता है कि भाई उसको दर्दों के साथ साथ उसको विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, उसको आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उसको D3 की डेफिशिएंसी है, उसको और कई तरह के जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं, तो उनको महायोगराज गुग्गुल देना चाहिए, नहीं तो योगराज गुग्गुल। तो हम ज्यादातर देते हैं त्रयोदशांग गुग्गुल, क्योंकि जोड़ों के साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी कमजोर हो जाती है, गर्दन में भी दर्द होता है, तो त्रयोदशांग गुग्गुल हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए। अथवा जिनको पेशाब आदि की दिक्कत होती है तो गोक्षरादि गुग्गुल। फिर उनको यदि दर्दें भी और गांठ भी है तो कांचनार गुग्गुल। इसलिए कांचनार गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, ऐसे फिर सप्तविंशति गुग्गुल आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम उसकी आवश्यकता नहीं समझते, इसलिए हम नहीं बनाते उसको, तो चमड़ी के रोग आदि होने पर जो है। खैर, अब आपको मैं बता रहा था गुग्गल, चंद्र प्रभावटी और शिलाजीत रसायन। मैंने देखा है जिनका हाँ शरीर बहुत वीक होता है तो अश्वशिला भी दे देते हैं। जैसे किसी किसी को वायु के कारण से शरीर बहुत कमजोर हो जाता है तो उसको अश्वगंधा का और शिलाजीत दोनों का मिला हुआ एक्सट्रैक्ट है ना, तो वो जो है अश्वशिला। नहीं तो शिलाजीत रसायन में क्या है, इसमें हमने भूमि आंवला और त्रिफला और अश्वगंधा इसका थोड़ा इस्तेमाल किया हुआ है। तो भूमि आंवला से उसका वो डाइजेस्ट हो जाती है ठीक से, त्रिफला से जो है उसमें गर्मी मर जाती है शिलाजीत की, और अश्वगंधा से थोड़ी और शक्ति आ जाती है। तो शिलाजीत रसायन मैंने देखा मैक्सिमम लोगों को अनुकूल पड़ती है। अब किसी किसी को तो शिलाजीत खाने की आदत ऐसी पड़ गई हो तो दूध में जब तक 2 बूंद ना खा लें तब तक उनको एनर्जी नहीं मिलती है। तो जिनको शिलाजीत दूध में पीने की आदत पड़ गई तो फिर उनको टेस्ट डेवलप हो जाता है, कॉफी जैसा टेस्ट हो जाता है, और फिर एक तरह से उनको जो है उससे ताकत मिलती है और वो उसके हैबिचुअल जैसे हो जाते हैं। कोई नुकसान नहीं है उसका, पूरी जिंदगी खा सकते हैं। तो जिनको लिक्विड खाने की आदत और उस नहीं तो किसी किसी को ना शिलाजीत से पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, आंखों में लालिमा आ जाती है। लेकिन ये अब जिनकी है कफ प्रकृति, जिनकी है वायु की प्रकृति, पित्त प्रकृति नहीं है उनकी, तो उनके लिए तो लिक्विड ज्यादा असर करेगी ना, तुरंत जाके हजम हो जाएगी। अब गोली में भी एक बात मैं बताना चाहता हूं, सबसे जल्दी असर करती हैं
लिक्विड चीजें, इसलिए रस सबसे जल्दी असर करते हैं, भस्में सबसे जल्दी असर करती हैं, चूर्ण भी जल्दी असर करते हैं। गोली जो है इसको चबा करके खाएं तो जल्दी असर होगा। गोलियां गोली बनाई क्यों जाती है? एक तो मात्रा का निर्धारण करने के लिए, दूसरा उसका स्वाद से मुक्ति के लिए। कि नहीं तो क्या है, अब वो जरनाशक वटी है, महासुदर्शन घन वटी है, अक्सर औषधियाँ जो है नहीं ऐसे, अब कायाकल्प वटी है, या जैसे मधुनाशिनी है, थोड़ी कड़वी आदि होती है ना। तो पहले तो ये बोलते थे ना भाई आयुर्वेद की दवाई ना बड़ी कड़वी होती है, मुझे नहीं खानी। अभी तो हमने उसके ऊपर थोड़ी कोटिंग भी कर दी है, तो उसकी आयु बढ़ जाती है उससे। हम गोलियों को बांधते हैं ना, तो उसमें भी हम एक प्रेशर मेंटेन करते हैं, उसको लैब में टेस्ट करते हैं कि ये पेट में जाके घुल जानी चाहिए। ये दवाइयों के ऊपर शोध किया जाता है। पुराने जमाने में आपने सुना गूगल की गोलियां ऐसे बना देते थे सीधे। अब हम जो गोलियां बनाते हैं तो उसमें प्रेशर को मेंटेन किया जाता है कि कितना प्रेशर देना किस गोली पर, फिर उसमें थोड़ा सा गम आदि भी मिलाया जाता है। तो मैं तो सबसे कहूंगा वैद्यों से, यदि आप रोगियों को ज्यादा फायदा देखना चाहते हो तो उनको बोला करो गोली चबा करके खाओ। ठीक है, मुंह में जाने तक तो ठीक है ना, तो किसी को असर नहीं हो रहा। अब आप मैं इसका असर देखिए, आप हमने मुक्तावटी बिना चबाए खिलाई तो बीपी कंट्रोल नहीं आया। ये प्रयोग हमने 99% रोगियों पर देखा। आपको 99% अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 100% तो मैं बात नहीं करता। किसी का डाइजेशन इतना बढ़िया होता है, जाते गोली हजम कर लेते हैं, मीन से वो घुल जाती है और फिर जो है वो फैल जाती है। भाई गोली असर कैसे करेगी? गोली सबसे पहले आपके डाइल्यूट होगी, फिर भोजन में मिलेगी, फिर भोजन से आंतों के द्वारा अवशोषित होगी, फिर लीवर में जाएगी, फिर शरीर में जाएगी। इसलिए कहते हैं ना गोली देर से असर करती है। इंजेक्शन सीधा खून में चला जाता है, तुरंत असर करता है। कोई लिक्विड चीज पीते हैं तो कफ सिरप आदि तुरंत असर करता है। आप ये खाओगे स्वासारी त्रिकुटा सितोपलादि, ये तो पहले भोजन में जाएंगे, फिर उसमें मिलेंगे, फिर असर करेंगे। आपने स्वासारी लिक्विड पी लिया तरल, या स्वासारी काढ़ा पी लिया, रस पी लिया, तो रस जाके सीधा किस में मिल जाता है? निर्गुंडी का रस पिया, पारिजात का रस पिया, एलोवेरा का जूस पिया, तो रस सीधा किस में जाके मिल जाता है? तुरंत खून में, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ये जो बाकी चीजें हैं तो इसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है, इसलिए गोली सब चबा करके ही खाने के लिए बोले। अब गिलोय की भी गोली है, वो थोड़ी हार्ड होती है। अब कोई यदि किसी का डाइजेशन ही वीक है तो गोली तो नीचे लैट्रिन में निकली मिलेगी, ऊपर चिकाई नीचे से निकल गई। बोले बाबा जी असर ही नहीं किया। असर कहां किया? असर तो तब करेगी ना जब गोली फूटेगी। तो डाइजेशन इतना वीक है कि गोली हजम नहीं हो रही है तो असर कैसे करेगी? इसलिए जो है गोली को चबा करके बोले भाई चबा के खा लेना। बोले मात्रा का निर्धारण ठीक से हो जाएगा तो आप 1 गोली 2 गोली मुक्तावटी की खाली पेट। अच्छा, दवाई खाली पेट जल्दी असर करती है कि खाने के बाद? खाली पेट। फिर खाने के बाद क्यों दिया जाता है? तो जो ज्यादा उष्ण होती है औषधियां, जैसे गुग्गल आदि है तो उष्ण होते हैं, तो वह खाली पेट खाएंगे ना तो पेट में गर्मी जैसी हो जाती है। जैसे मैंने देखा कि आधा 1 घंटा तो ठीक है, ये स्वासारी त्रिकुटा सितोपलादि आदि। यदि आधा 1 घंटा से पहले ले लो और उसके बाद 2-1 घंटा कुछ ना खाओ, जैसे हमने भी कभी कभी बहुत ज्यादा भाग दौड़ में जैसे थोड़ा कफ हो गया और ले लिया, अब 2-3 घंटा, हम तो 11 बजे लेते हैं, अब हमने सुबह ये मान लीजिए औषधि ले ली तो 11 बजे तक लगता है शरीर में हीट हो गई है। तो कोई भी औषधि खाली पेट जल्दी असर करती है। गोली चबा करके ज्यादा असर करती है, खाली पेट असर करती है। लेकिन खाली पेट जो है, जो गर्म औषधि है, गर्म औषधि खाली पेट ना दें। फिर अब कई औषधियां देनी है, उसको खाली पेट भी देनी है खाने के बाद। तो खाली पेट वो औषधियां दें जैसे रस रसायन भस्म आदि। अब हमने स्वर्ण भस्म खिलाई, अब वो खाने के बाद खिला दी तो भोजन में ही रल मिल के हो सकता है बाहर ही निकल जाए, डाइजेस्ट ही ना हो पाए। खाली पेट अकेली स्वर्ण भस्म खाओगे तो कम से कम हजम तो हो जाएगी। खाने के साथ दिया तो
उसका असर होगा 10-20%, और खाली पेट दिया तो पेट में खाली दवाई है तो पूरी हजम हो जाएगी। तो इसलिए जो बहुत महंगी औषधियां होती हैं वो खाली पेट दी जाती है। क्यों? अब महंगी औषधि में क्या है, स्वर्ण भस्म है, मोती पिष्टी है, हीरक भस्म है, ऐसी ये महंगी औषधियां है। खाने के बाद देंगे तो उसका असर ही कम हो जाएगा। जिनको खाने के साथ हजम होना चाहिए, गुग्गल आदि है, चंद्रप्रभावटी है, ये सब है, तो वो खाने के बाद देना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात। तो छोटी छोटी बातों से रिजल्ट आता है।